दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने क्राइम चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ वो घटना है मध्य प्रदेश के जिला भिंड की। और भिंड जिले में एक शहर है कोतवाली, और कोतवाली शहर में एक एरिया है वीरेंद्र नगर, वहीं की ये सच्ची घटना है। दोस्तों होता क्या है, बात है 14 मई 2016 की। वहाँ पे रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 11-12 साल के आसपास रही होगी, जिसका नाम होता है नीलेश शर्मा। उसके घर के पास ही उसकी मौसी का घर था, यानी कि 4-6 घर छोड़कर वो अपनी मौसी के घर जाता है। अब जब मौसी के घर जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि मौसी के घर का जो मेन गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। वो थोड़ा सा सोचता है, क्योंकि उसके मौसी के घर के मेन गेट पे कभी ताला नहीं लगता था, क्योंकि उसकी मौसी घर पे ही रहती थी। खैर वो देखता है कि ताला लगा है तो वो आवाज़ लगाता है अपनी मौसी को दरवाज़ा खोलने के लिए। वो 8-10 बार लगभग आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के अंदर से ना कोई हलचल होती है, ना ही कोई आवाज़ आती है और ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। और ये देखकर थोड़ा वो परेशान होता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं छत पे जाकर देखूं कि मौसी क्या कर रही है या घर के लोग क्या कर रहे हैं। वो घर के गेट पे ताला लगा होने के बावजूद छत पे चढ़ जाता है और छत पे चढ़ने के बाद घर के अंदर झांकने की कोशिश करता है। अब जब वो घर के अंदर झांकता है तो वहाँ का जो नज़ारा था वो देखकर उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि घर में एक के बाद एक लाशें पड़ी थी और साथ ही पूरे घर में खून फैला हुआ था। वहाँ से वो चीखता चिल्लाता भागता हुआ अपने घर वापस आता है और घर आकर अपने दादा को ये बात बताता है। और जब उसके दादा को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही भागते हुए उसकी मौसी के घर पहुँचते हैं। साथ ही आसपास के कुछ पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग वहाँ झांकने की कोशिश करते हैं तो वाकई वहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 5-5 लाशें पड़ी होती हैं। अब खबर फैलती है और साथ ही पुलिस को सूचना दी जाती है। और पुलिस सूचना मिलते ही वहाँ के एसपी नवनीत भसीन, साथ ही कोतवाली शहर के एसएचओ आसिफ मिर्जा बेग अपने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचती हैं और वहाँ आकर देखते हैं कि वाकई उस घर में 5 लाशें पड़ी हैं, जिसमें से रीना शुक्ला, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होगी, जो कि एक विधवा औरत होती है, उसकी एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी, उसका नाम छवि बताया जा रहा है। साथ ही उसके जेठ की एक लड़की जिसका नाम महिमा बताया जा रहा है, उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास। उसकी एक भतीजी अंबिका जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास, और एक भतीजा गोलू जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास बताई जा रही थी। सभी की लाशें पड़ी हुई हैं और साथ ही पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ है। अब वहाँ पर जैसे ही ये खबर फैलती है, अब खैर ये घटना थी ही ऐसी कि ये खबर आग के जैसे पूरे इलाके में फैल जाती है। हजारों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि एक ही घर से 5 लोगों की लाश निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और अगर हुआ तो किसने किया ये सब। खैर पुलिस सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और जांच पड़ताल शुरू करते ही पुलिस मात्र 24 घंटे के अंदर इस घटनाक्रम का, यानी कि इस हत्याकांड का खुलासा कर देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पुलिस के इस खुलासे के बाद भी परिवार वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था। परिवार वालों का यही कहना था कि पुलिस कोई मनगढ़ंत कहानी बता रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बात थी ही ऐसी कि किसी को भी यकीन करना आसान नहीं था। लेकिन पुलिस वाले थे कि वो अपनी बात पर अड़े थे, क्योंकि उनके पास सबूत भी थे और गवाह भी था। खैर होता क्या है कि पुलिस इस जांच पड़ताल के दौरान अगले ही दिन गोविंदपुर के रहने वाले एक व्यक्ति नीतीश दीक्षित को गिरफ्तार करती है। और जब नीतीश दीक्षित को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाती है तो नीतीश जो खुलासा करता है वो वाकई हैरान कर देने वाला था। किसी को भी यकीन करना आसान नहीं था उसकी बातों पर। उसमें बताया जाता है, दरअसल बात ये थी कि जो रीना शुक्ला होती है, जो कि एक विधवा औरत थी, उसके पति का देहांत हो चुका था 2014 में,
किसी बीमारी के चलते, और वो उस घर में रहती थी। उसके साथ ही बच्चे रहते थे जो वहाँ पढ़ाई करते थे और वो उनकी देख रेख करती थी। अब उसके घर में एक किराएदार रहती थी जिसका नाम था रोली भदौरिया। रोली भदौरिया के घर में एक ट्यूशन टीचर आता है जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब वो वहाँ डेली ट्यूशन पढ़ाने आता था, और ट्यूशन पढ़ाने जब आता जाता था तो जो वहाँ पे औरत रहती थी रीना शुक्ला, उसकी मुलाकात होती है। और जब उससे आते जाते रोज़ मुलाकात होती है, हाय हेलो होता है, साथ ही एक दूसरे का हाल चाल पूछने लग जाते हैं, यानी कुल मिलाकर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बातों का सिलसिला शुरू होते ही धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लग जाती हैं, और बढ़ते बढ़ते उनकी ये दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती कब हद से आगे बढ़ जाती है, कब प्यार का रूप ले लेती है, ये उन दोनों को भी पता नहीं चलता। फिर क्या था, रीना शुक्ला और नीतीश की फ़ोन पे लंबी लंबी बातें होने लग जाती हैं। एक दिन में कई कई बार बातें होने लग जाती है, और उनका रिश्ता एक नाजायज़ रिश्ते के लेवल पर पहुंच जाता है, अवैध संबंध के रिश्ते पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब होता क्या था कि रात के समय वहाँ पर वो ट्यूशन टीचर यानी कि नीतीश आता था, और जो रीना शुक्ला औरत होती है वो उसको इशारा करती थी, और उसका इशारा मिलते ही ट्यूशन टीचर उसके घर चला जाता था। ट्यूशन टीचर ने मेडिकल की भी कुछ पढ़ाई कर रखी थी, और इसके चलते उसको कुछ दवाइयों के बारे में, या यूँ कहें कि कुछ भी नॉर्मल चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और वो कुछ मेडिकल से कुछ दवाइयाँ ले जाकर देता था रीना को। और रीना क्या करती थी, वो सारी दवाइयाँ अपने बच्चों को किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला देती थी, जिससे कि बच्चे आराम से सुबह तक सोते रहें, कोई डिस्टरबेंस ना हो। और उसके बाद रीना शुक्ला और नीतीश का संबंध अवैध संबंध बनने लगता था। एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे, और जितना चाहे उतना वक्त साथ में गुजारने लगे, ताकि किसी का डिस्टरबेंस ना हो। उस दिन भी बात ऐसी ही होती है, नीतीश ने दवाइयाँ तो दी थी रीना शुक्ला को, और रीना शुक्ला ने बच्चों को भी खिलाई थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन सब बच्चे दवाई खाकर सोते तो हैं, लेकिन जो लड़का होता है उसकी अचानक से रात के 12:30-1 बजे के आसपास, गोलू जो नाम का लड़का है, उसकी आँख खुल जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके घर के एक कमरे से कुछ उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो सोचता है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, वो उठता है और उसी तरफ जहाँ से आवाज़ें आ रही थी वहाँ जाने की कोशिश करता है, जाकर देखने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि जो उसकी बुआ है यानी कि रीना शुक्ला किसी पराये मर्द के साथ अनैतिक संबंध बना रही है, यानी वो गलत अवस्था में थी। और इस अवस्था में वो बच्चा देखकर हैरान हो जाता है, सन्न पड़ जाता है। और जैसे ही वो बच्चा उनको देखता है तभी रीना शुक्ला और उसके प्रेमी नीतीश दीक्षित की भी नज़र उस बच्चे पे पड़ जाती है, और वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर बांध देते हैं, और वो शोर न मचा सके इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठोस देते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि क्या किया जाए, और फिर उन दोनों के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है कि क्यों न इस बच्चे को मार दिया जाए, क्योंकि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो किसी न किसी को ये बात ज़रूर बता देगा, और अगर बात बता देगा तो बात पूरे शहर में फैल जाएगी, बदनामी होगी, या जो भी आगे होगा। और इसके चलते वो दोनों मिलकर उस बच्चे यानी कि गोलू की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर देते हैं। लेकिन इसी हत्या करने के साथ ही कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, और इन्हीं आवाज़ों की शोर से पहले अंबिका जग जाती है और फिर महिमा जग जाती है। वो दोनों भी आवाज़ का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो वो नज़ारा देखते हैं उसे देखने के बाद वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाएँ, कुछ बोल पाएँ, वो दोनों यानी कि नीतीश और रीना उन दोनों बच्चों को भी पकड़ लेते हैं, और उन दोनों की भी चाकू से गोद गोद कर हत्या कर देते हैं। इसके बाद इन्हीं सब आवाज़ों के बीच जो रीना शुक्ला की इकलौती बेटी होती है छवि, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है, उसकी भी नींद खुल जाती है। और उसी नींद में जब उसकी नींद खुलती है तो आवाज़ का पीछा करते हुए वो भी वहाँ पहुँच जाती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो नीतीश उसको भी पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो रीना शुक्ला होती है,
क्योंकि ये उसकी अपनी सगी बेटी थी, उसको दर्द होता है और वो नीतीश को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है कि ये मेरी बेटी है, इसे मत मारो। लेकिन नीतीश कहता है कि अगर इसको नहीं मारा तो ये सब जगह बातें फैला देगी। और नीतीश रीना शुक्ला की बात नहीं मानता, और जब वो उसकी बात नहीं मानता और छवि की भी वो हत्या कर देता है। अब छवि भी मर जाती है, और छवि जैसे ही मरती है तो रीना शुक्ला को अपने किए पर बहुत ही अफसोस यानी कि पछतावा होने लगता है। उसका सदमे से बाहर आती है, उसको लगता है कि मैंने क्या कर दिया, अपनी ही बेटी को मरवा डाला। और ऐसा करके वो अफसोस जताने लगती है। अब जब वो अफसोस करने लगती है तो नीतीश को लगता है कि अब तो गड़बड़ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रीना शुक्ला खुद ही सबको बता दे, क्योंकि अब वो घबरा रही है बेटी के प्रेम के कारण, कहीं वो सबके सामने मुंह ना खोल दे। और उसको ये डर सताने लगता है कि अगर रीना शुक्ला ने बता दिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेंगे। और यही सोचकर जो नीतीश शुक्ला होता है, रीना शुक्ला की भी हत्या कर देता है। नीतीश दीक्षित रीना शुक्ला की हत्या कर देता है। इसके बाद हत्या करने के बाद वो घर में 1 से 1.5 घंटे तक रुकता है, सारा घर का सामान इधर उधर फैलाता है, ताकि सब लोगों को लगे पहली नज़र में कि कोई लूटपाट का मामला है, शायद कोई चोर डकैत आए होंगे चोरी करने के इरादे से, और सभी लोग जग गए होंगे, उसको रोकने की कोशिश किए होंगे, और इसी चक्कर में उस चोर डकैत ने इन सब की हत्या कर दी। अब ये प्लान बनाकर वो चला जाता है। लेकिन जब पुलिस वालों के सामने खुलासा होता है तो सबूत जुटाना बिल्कुल आसान था, क्योंकि वहाँ पर एक ग्लास रखा था, कुछ और कपड़ों पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं काफ़ी जगह पर, और जब उन फिंगरप्रिंट्स की मैच किया जाता है तो वो सारे फिंगरप्रिंट्स नीतीश दीक्षित से मैच कर जाते हैं, और इसी के चलते पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कर देती है। लेकिन जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो परिवार वाले मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस वाले उनके घर की बेटी यानी उनके घर की बेटी बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। खैर, परिवार वाले बात नहीं मानते, वो आगे कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। 34 महीने का लंबा वक्त लगता है सुनवाई के लिए, और पुलिस वहाँ पे अपनी चार्जशीट दायर करती है और वहाँ पे सुनवाई शुरू होती है। लेकिन सुनवाई के दौरान भी ये जो सारी कहानी थी, जो सारी घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने किया था, वो सच साबित होता है, क्योंकि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत भी थे और गवाह तो था ही नीतीश। उसके बाद वहाँ के जो जज साहब होते हैं ML राठौर, वो वहाँ पे आदेश देते हैं कि इस व्यक्ति को यानी कि नीतीश दीक्षित जैसे इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति समाज के बीच में रहा तो ये लोगों के लिए नुकसानदायक है, और इसीलिए उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और साथ ही ये आदेश दिया जाता है कि इस व्यक्ति को फांसी पर तब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती। खैर, अब आगे उसकी सज़ा बरकरार रहेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि नीतीश दीक्षित के पास कई सारे अभी अपील करने के ऑप्शन अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका। खैर, कानून के हिसाब से तो उसको मौके मिलने ही हैं। खैर, वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि उस नीतीश को इस 5 हत्याकांड के लिए मौत की सज़ा मिलती है या उसकी सज़ा कम की जाती है। लेकिन ये जो हत्याकांड था वाकई दिल दहला देने वाला था, और मेरा मानना तो यही है कि अवैध संबंध कैसा भी हो, उसका जो अंत होता है हमेशा ही कष्टदायक होता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। जितना हो सके सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।